हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही हो। देखो, हमने जो अभी तक बात की थी वो बात की थी चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर फर्स्ट का नेम था सॉलिड स्टेट और वो चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और शायद आपने उस चैप्टर को पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट उस चैप्टर का है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट ही ना रह जाए भाई। तो ये काम आपका होगा। अगर मान लो आपको कोई भी टॉपिक, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने सर पहले पढ़ा था अब मैं भूल गया तो मैं पूछूँ ये नहीं पूछूँ। कभी का भी डाउट हो आपका, आप मुझसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो भाई, अगर आता है तो। और आपको वो चैप्टर पूरा याद हो जाना चाहिए। और मैंने कहा था सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है पूरा का पूरा इमेजिनेशन के ऊपर वाला चैप्टर था। तो वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो अपने पास है सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं उसको विलियन। हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो अपने पास है सॉल्यूशन और उसे क्या बोलते हैं हम, विलियन। फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर थे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इसमें से हमने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, और वो चैप्टर कौन है भाई, सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम विलियन। पहले तो मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बताऊंगा। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या तो पढ़ के आए हैं और हमको क्या आगे पढ़ना है। तो पहला काम आपका ये होगा इस सॉल्यूशन के ओवरव्यू को समझना कि इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद बारी बारी से मैं आपको एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा और उसको समझाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस विलियन वाले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सुनो ध्यान से बात। हमको यहाँ पे जो पहला पढ़ना है वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन। भाई चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है तो हमको सॉल्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन के प्रकार। हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, दोनों आपको आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे हम, विलियन के प्रकार। इस लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि इस जो विलियन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या होने वाला है। इसे क्या बोलते हैं हम, ओवरव्यू। इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या होगा। तो एक तो हमको पढ़ना है सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, किन किन से मिलकर बनेगा, जो भी होगा हम सब देख लेंगे, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन के प्रकार कितने हैं। दूसरा हमको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हिंदी में बोलते हैं इनको सांद्रता इकाइयां। सांद्रता इकाइयां, ये टॉपिक जो है कंसंट्रेशन टर्म का, ये आपने पढ़ा होगा भाई 11th क्लास में। आपका जो चैप्टर है फर्स्ट, उस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने मोल अवधारणाएं, मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ी होंगी मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल भिन्न। इसके अलावा मैं कहूँगा अपने पास मोललता, मोललिटी जिसको बोलते हैं। तो सब क्या होती है भाई, सांद्रता इकाइयाँ। अब ये नहीं है कि सर हमने 11th में नहीं पढ़ा तो क्या आप यहाँ पे हमको पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। मैं पूरा डिस्कस करूँगा भाई, वो आपको टेंशन लेने की टेंशन नहीं है कि आप सर यहाँ क्या करोगे, क्या पढ़ाओगे, क्या नहीं पढ़ाओगे, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हमको कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या पढ़नी है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है, मोल भिन्न क्या है, पीपीएम क्या है, W/V वो देख लेंगे।
अभी आपको पता भी नहीं है और आप जानते भी नहीं हो, तो जब आएगा तो मैं आपके सामने उसको डिस्कस कर लूँगा। तो एक तो हमें क्या पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। एक हमको क्या पढ़नी है भाई, कंसंट्रेशन टर्म यानी सांद्रता इकाइयाँ। फिर हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं हिंदी में वाष्प दाब। क्या पढ़ना है हमको, वाष्प दाब। और वाष्प दाब में हमको दो नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से नियम पढ़ने, एक तो पढ़ना है हमको हेनरी नियम, एग्जाम में बहुत बार आता है, और एक इंपॉर्टेंट नियम, उस नियम का नेम है भाई राउल्ट नियम। ये दो नियम हमको पढ़ने हैं वाष्प दाब में, एक तो हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम। यानी इन दोनों नियम के ऊपर वाष्प दाब का क्या योगदान होता है, या मैं ये कहूँ कि वाष्प दाब का इन दोनों नियमों से क्या मतलब है, वो देख लेंगे जब आएगा। फिर हमको पढ़ना है, और वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वो है अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसे बोलते हैं हम हिंदी में अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से या तो कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या आपसे कुछ थ्योरेटिकल पूछ लेगा, बता दिया जाएगा क्या क्या आते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो पढ़ना है हमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक टॉपिक तो हमको ये पढ़ना है, किसके अंदर, अणुसंख्या गुणधर्म में। एक हमको पढ़ना है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। एक हमको पढ़ना है क्वथनांक उन्नयन, और लास्ट हमको पढ़ना है परासरण दाब। ये तो वाष्प दाब था, ये है परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर पता लग रहा है आपको। इस चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो विलियन, विलियन क्या है, और टाइप्स ऑफ विलियन यानी कितने प्रकार के होते हैं। एक पढ़नी है हमको सांद्रता इकाइयाँ, कि मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है, मोल भिन्न क्या है। इसके अलावा और भी जो टर्म है जो यहाँ पे यूज होने वाली है वो हमको देखनी है। एक पढ़ना है हमको वाष्प दाब, कि वाष्प दाब से हेनरियम और राउल्ट नियम ये क्या होते हैं, इनको आपको समझाना है, समझा देंगे हम, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। और एक पढ़ना है हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्या गुणधर्म। इस अणुसंख्या गुणधर्म में हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है हमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक पढ़ना है हमको हिमांक अवनमन, एक पढ़ना है हमको क्वथनांक उन्नयन, और एक पढ़ना है हमको परासरण दाब। और एक टॉपिक और रह गया भाई लास्ट, यहाँ लिख देता हूँ उसको। वो जो लास्ट टॉपिक हमारे पास, वो अपने पास है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसे वांट ऑफ गुणांक। अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। यानी इस साल सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक आने वाला नहीं। अब जब आरबीएसई की गाइडलाइन आएगी, जब हम देख लेंगे कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं है। लेकिन जब तक हमको इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमको टोटल ये पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, विलियन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता इकाइयाँ क्या हैं, कौन कौन सी है, कैसे उनका यूज होगा, कैसे उनके क्वेश्चन आएंगे, वो जब देख लेंगे, हम पढ़ेंगे जब। फिर हमको पढ़ना है कि वाष्प दाब क्या होता है, और इस वाष्प दाब के संबंध में हेनरी का नियम क्या है और राउल्ट का नियम क्या है। उसके बाद हमको इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, अणुसंख्या गुणधर्म में। इसमें हमको पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब जिसे बोलते हैं। और बायोलॉजी वाले जानते भी होंगे कि परासरण दाब क्या होता है, डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक हमको पढ़ना है वांट ऑफ गुणांक। ये है इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। यानी हमको पूरे चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस करने, और इन टॉपिक को
बारी बारी से समझना। क्लियर है? पता लग गया आपको कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। और ये जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, ये आपके बोर्ड में आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का चैप्टर है ये, जो बोर्ड में पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा भाई 2 नंबर का। ये आपका ओवरव्यू है बोर्ड एग्जाम का। पता लग गया आपको? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस विलियन चैप्टर में हमको क्या क्या डिस्कस करना है। हम बारी बारी से एक एक चीज़ों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं आए। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में पहली बात तो थ्योरी वाला पार्ट होता है और कुछ समझने वाला पार्ट भी होता है। जैसे हमने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था तो हमने पढ़ा भी था, समझा भी था और उनकी प्रैक्टिस भी की थी और सब बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस सोल्व भी की। मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है भाई विलियन। और विलियन चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पहले आप इस चीज़ को देख लो ध्यान से कि विलियन चैप्टर में हमको क्या क्या तो पढ़ना है और क्या क्या डिस्कस करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी? क्लियर ही होगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं। और ये कितने नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में? 3 मार्क्स का। अब हम डिस्कस करते हैं कि विलियन है क्या। तो सुनो बात ध्यान से। अब तो इसको रफ कर देता हूँ। देखो भाई, जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था सॉलिड स्टेट, तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ो तो जो चैप्टर का नेम दिया है उस नेम पे थोड़ा फोकस करना। यानी आधी बात तो उस चैप्टर की नेम से समझ में आ जाती है हमको कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। अब सॉलिड स्टेट जब मैंने पढ़ाया आपको तो आप समझ में गए थे कि हमको उस चैप्टर में क्या पढ़ना है और हम पढ़ के भी आ चुके। अब हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भाई विलियन। चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विलियन क्या है तो शायद सभी विद्यार्थियों के मन में एक बात आ गई होगी कि सर हम जो पानी पीते हैं ना वो लिक्विड है और साहब वही विलियन। ऐसा तुमने सोचा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विलियन क्या है तो आप सबके दिमाग में एक बात तो पक्का आ गई होगी कि सर हमने जो पानी पिया है, हम जो पानी पीते हैं वो एक विलियन का प्रकार है या विलियन है। मैं गलत नहीं कह रहा कि आपका पानी एक विलियन नहीं है, लेकिन आप ये समझो, क्या जो चीज़ द्रव है वो हमेशा ही का विलियन होगी क्या? क्या जीवन में कभी ठोस विलियन नहीं होते, कोई गैस विलियन नहीं होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बताओ विलियन क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारे पास जो पानी है वो विलियन है। ये कोई परिभाषा का विषय नहीं हुआ। ये कोई आपने सटीक और सही परिभाषा नहीं दी मुझे कि सर विलियन तो एक पानी होता है जो पी लिया जाता है, बस ये होता है साहब विलियन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि विलियन है क्या, उसके बाद हम विलियन के प्रकारों की बात करेंगे। और जब मैं आपको वो प्रकार पढ़ाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमेशा पानी ही विलियन नहीं होता, ठोस भी विलियन होते और गैस भी विलियन होती। वो डिस्कस कर लिया जाएगा जब आएगा। उससे पहले मैं आपकी एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। किसके बारे में? द्रव के बारे में और एक विलियन के बारे में। सभी विद्यार्थियों को मुख्य डाउट तो यही रहता है कि सर द्रव तो क्या है और विलियन क्या है। सुनो बात ध्यान से। द्रव जो होता है, द्रव जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो लिक्विड, और विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। सुनना बात ध्यान से, ये बिल्कुल बेसिक बात है और वो बात आपको आनी भी चाहिए। भाई आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए तो आपको कम से कम द्रव में और विलियन में अंतर तो पता हो। तो सुनो बात ध्यान से। द्रव तो पदार्थ की अवस्था है। द्रव क्या है? पदार्थ की अवस्था। मैं कहूँगा ये तो स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है भाई? स्टेट ऑफ मैटर। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि यह पदार्थ द्रव है, मतलब वो आपसे क्या कहना चाहता है? वो आपको दिखाना चाहता है पदार्थ की अवस्था कि आपके पास पदार्थ क्या है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये चौक का टुकड़ा है। अब आपको दिख रहा है कि चौक का टुकड़ा बताओ बिल्कुल सॉलिड है कि नहीं। तो ये जो ठोस है वो क्या है? इसकी अवस्था। और अवस्था भी कौन सी? भौतिक अवस्था। जानते हो आप भौतिक अवस्था क्या होती है? वह अवस्था जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और जिसका आप अनुमान लगा सकते हो
उन अवस्थाओं को बोलते हैं हम भौतिक अवस्था। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चौक का टुकड़ा है, तो ये चौक का टुकड़ा जो है वो किस अवस्था में है भाई? ठोस में। अगर मान लो मैं यहाँ पे पानी का गिलास आपको देता तो मैं कह रहा हूँ पानी की अवस्था कौन सी है? द्रव। और मान लो मैं आपको एक परफ्यूम दे रहा हूँ कि बताओ इस परफ्यूम में क्या है, तो आप कहोगे गैस। तो आपने जो बोला है वो बोला है आपने पदार्थ की अवस्था के बारे में। किसके बारे में बोला है? पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो मैं कहूँगा जो द्रव है वो क्या है? पदार्थ की अवस्था। तो सर फिर विलयन क्या है? विलयन है पदार्थों का मिश्रण। क्या है भाई? पदार्थों का मिश्रण, यानी मिक्सचर है ये। क्या है भाई? मिक्सचर ऑफ सबस्टांस। सब्सटेंस कह सकते हो आप इंग्लिश में, मिक्सचर ऑफ सबस्टांस। यानी आपके पास जो विलयन है वो तो पदार्थों का मिश्रण है, और आपके पास जो द्रव होता है वो पदार्थ की एक अवस्था होती है। पता लग गया आपको द्रव क्या होता है और विलयन क्या होता है? द्रव तो क्या होती है? पदार्थ की अवस्था, और विलयन क्या होती है? पदार्थों का मिश्रण। अब सुनो बात ध्यान से, ये आपके पास एक डाउट था जो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब शायद आपको इन दोनों टर्म में कोई डाउट नहीं आया। पता लग गया? अगर आपसे कोई पूछ रहा है बताओ द्रव क्या है, तो कहोगे क्या है? पदार्थ की अवस्था। और विलयन क्या है? कहोगे पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन। अब सुनो, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी ही विलयन होगा। मैंने कहा था ठोस भी विलयन हो सकता है, द्रव भी विलयन हो सकता है, और गैस भी विलयन हो सकती है। वो डिस्कस कर लेंगे हम। लेकिन आप ये समझ जाना कि विलयन हमेशा द्रव ही नहीं होता। क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से। तो ये बात तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि विलयन का मतलब क्या है। तो मैं कहूँगा जो विलयन है वो तो मिक्सचर है। क्या है भाई? वो तो विलयन तो एक मिक्सचर है, यानी मैं कहूँगा मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। अब जब आप बात मिश्रण की करते हो तो आपने कहा कि सर विलयन में तो आप पदार्थों को मिलाओगे, तो हमको ये तो बताओ वो पदार्थ होंगे कौन कौन से जिनसे इस मिश्रण का निर्माण होगा, और इस मिश्रण को आप विलयन बोलोगे। क्योंकि मैंने कहा था कि पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है भाई? विलयन। तो सर मिश्रण की बात तो समझ में आ गई हमको कि आप कोई लोगे दो कंपोनेंट, उनको मिलाओगे, और आपके पास जो तैयार होगा वो कहलाएगा भाई विलयन। अब हमको ये देखना है कि सर आप जो मिश्रण ले रहे हो उस मिश्रण में वो पदार्थ कौन कौन से होंगे, या उन्हें हम क्या कहेंगे। तो सुनो ध्यान से, हमेशा मिक्सचर में दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं। मैं कहूँगा पदार्थ के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भाई विलय, और एक अपने पास होता है भाई विलायक। विलय को इंग्लिश में बोलते हैं हम सोल्यूट, और विलायक को बोलते हैं हम सोलवेंट। सुना ध्यान से, आपके पास जो मिश्रण है उस मिश्रण में एक तो क्या होगा भाई? विलय होगा, और एक क्या होगा भाई? विलायक। विलायक को तो इंग्लिश में बोलते हैं हम सोलवेंट, और विलय को इंग्लिश में बोलते हैं हम सोल्यूट। सर विलय से मतलब क्या है? जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है या जिसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। हिंदी में बात करूँ तो जो डिजोल्व होगा, यानी जो पदार्थ के अंदर जो विलयन में घुलेगा उसे क्या बोलते हैं हम? विलयन। यानी जिसको घोलोगे। अब भाई बात समझ में आ जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा, उससे पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। और विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है, जिसमें विलय को, विलय जानते हो ना, विलय क्या होता है? सोल्यूट। जिसमें विलय को घोला जाता है। सुना बात ध्यान से, आपने कहा कि जो विलयन है वो पदार्थों का मिश्रण है। मैंने भी कहा है साहब। अब मिश्रण में दो अवयव तो होंगे कम से कम। एक अवयव तो होगा विलय, और दूसरा अवयव होगा हमारे पास विलायक। विलय को इंग्लिश में बोलते हैं हम सोल्यूट, और विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं हम सोलवेंट। विलय क्या होता है? जिसको आप घोलोगे, और विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाएगा। कौन घोला जाएगा? विलय। और विलय और विलायक को अगर आपने मिला दिया, यानी आपके पास एक विलय था, यानी आपके पास एक सोल्यूट था, और एक आपके पास सोलवेंट था। अगर आपने सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिला दिया तो जो बनने वाला कंपोनेंट है वो कहलाता है भाई विलयन। क्या कहलाता है भाई? विलयन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है? मिश्रण है। और ध्यान रखना मिश्रण भी कौन सा होना चाहिए? होमोजीनस। होमोजीनस जानते हो ना? समांगी मिश्रण। कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण। अब सुनो परिभाषा क्या होती है। अरे टेंशन मत लो, एक एक टर्म डिस्कस करूंगा मैं।
होमोजीनस क्या होता है, विलेय होता क्या है, विलायक क्या होता है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो पहले आप परिभाषा सुनो कि विलयन की परिभाषा क्या है। तो आप कहोगे विलेय व विलायक यानी सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई, विलयन। यानी विलेय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई, विलयन। क्या कहलाता है भाई, विलयन। तो विलयन क्या है, विलेय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विलयन कहलाता है। और विलेय क्या होता है, जिसको घोला जाता है। विलायक क्या होगा, जिसमें विलेय को घोला जाएगा उसे बोलेंगे विलायक। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल में मैं आपको विलेय बताऊंगा, विलायक बताऊंगा और इसकी बात करूंगा भाई समांगी मिश्रण क्या हो। देखो भाई, अगर मैं एग्जांपल लूँ और वो एग्जांपल आपने घर पे खूब ट्राई भी किया होगा और देखा भी होगा। जैसे मेरे पास एक पानी का गिलास है, ले लिया पानी का गिलास। इस पानी के गिलास में मैंने वाटर डाल दिया भाई, डाल दिया वाटर। आप क्या करते हो, अगर मान लो इस पानी गिलास में वाटर रखा हुआ है, तो अगर मान लो आपने ऊपर से NaCl मिला दिया इसमें। जानते ना NaCl क्या होता है, नमक होता ही नहीं होता। तो सुनो, आपने जितना भी आपने एक चम्मच ली, आपने एक चमचा लिया, जो भी आपने लिया, आपने एक स्पून ली, उस स्पून में आपने नमक लिया, उस नमक को आपने इस पानी के अंदर डाल दिया। अब आप देखोगे कि जो आपका जो नमक है वो इस पूरे पानी में बताओ घुलेगा नहीं घुलेगा। जैसे आपने पानी का गिलास लिया और उस पानी के गिलास में जैसे ही आपने नमक डाला तो पूरा नमक उस पानी में घुल जाता है। क्या आपको ऐसा दिखेगा क्या कि नमक के पार्ट जो अणु हैं वो आपको तैरते हुए दिखेंगे क्या, कि नमक का अणु तैर रहा है और आपका पानी अलग है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आप नमक डालते हो वो पूरा का पूरा जो नमक है वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो आपने जो ये वाटर लिया है, ये वाटर कहलाएगा भाई सोलवेंट। क्या कहलाएगा, इसे बोलोगे आप विलायक। और आपने जो डाला है इसको बोलेंगे अपन सोल्यूट। क्या बोलेंगे, सोल्यूट। अब आप कहोगे सर हम कैसे पता लगाएंगे कि सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन? सुनो ध्यान से, जिसकी मात्रा कम होगी, सोल्यूट की मात्रा हमेशा क्या होगी भाई, कम होगी, और सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, अधिक। जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सोलवेंट। यानी आपने पानी लिया, उस पानी में आपने नमक मिला दिया, तो पानी का मान तो ज़्यादा होगा और नमक का मान कम होगा। तो बताओ जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलोगे आप, सोल्यूट। बताओ नमक कम है कि पानी कम है, नमक कम है, तो बताओ नमक सोल्यूट कहलाएगा नहीं कहलाएगा, और पानी क्या कहलाएगा आपका, सोलवेंट। अब सुनो, ये परिभाषा पूरे तरीके से सही नहीं है, तो सर फिर सही परिभाषा क्या होगी? सुनो ध्यान से, विलय वह होगा, सुना परिभाषा को ध्यान से, विलय वह होगा जो विलयन में, भाई आपने NaCl लिया और आपने वाटर लिया, इन दोनों को आपने मिला दिया और आपका नमक वाला पानी तैयार हो गया। वो जो नमक वाला पानी तैयार हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका, विलयन, क्योंकि उसमें एक तो सोलवेंट था, एक सोल्यूट था। अब सुना ध्यान से, विलय क्या होता है? विलय वह होता है जो विलयन में अपनी पहचान खो देता है, यानी अपनी भौतिक अवस्था को खो देगा। भाई आपने नमक लिया था, आप जानते हो नमक ठोस होता है और जो वाटर है वो लिक्विड होता है। जैसे आपने नमक को इस पानी में डाला तो बताओ नमक की भौतिक अवस्था वहाँ क्या मेंटेन थी क्या? आपका नमक तो बताओ लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ? यानी पहले वो ठोस था और उसने बाद में विलयन में जाके अपनी भौतिक अवस्था को खो दिया। क्या ऐसा थोड़ी होगा? भाई नमक आपने जैसे डाला वो पानी में भी नमक ही रहेगा, वो पूरा घुल जाएगा। मतलब ठोस किस में चेंज हो गया भाई, द्रव में। किस में चेंज हो गया भाई, द्रव में। सुनो, विलय वह होता है जो विलयन में अपनी भौतिक पहचान या अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है, उसे बोलते हैं विलय। और विलायक क्या होता है? जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में बनाए रखता है। ये पहले भी लिक्विड था और ये विलयन बनने के बाद में भी लिक्विड है, बताओ क्या कहलाएगा, सोलवेंट। तो विलय की दो परिभाषा होगी कि वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, यह वह पदार्थ जो अपनी भौतिक अवस्था विलयन बन जाने पर खो देता है उसे बोलते हैं विलय। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है, या वह पदार्थ जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन बनने के दौरान भी सुरक्षित रखता है या सेफ रखता है, उसे बोलते हैं विलायक। और विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई, विलयन। अब आप कहोगे सर ये समांगी मिश्रण क्या है? आप क्या कहोगे, सर ये समांगी मिश्रण क्या है? ये तो कहोगे आप कि सर ये समांगी मिश्रण क्या है, तो मैं डिस्कस कर लूँगा समांगी मिश्रण क्या है। अगले वाले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए
कि विलयन क्या है। तो विलयन है प्रधातुओं का मिश्रण। मिश्रण में कौन कौन से अवयव होंगे, दो होंगे, एक तो विलय होगा, एक विलायक होगा। विलय क्या होगा, अभी बात समझा दी मैंने आपको। विलायक क्या होगा, ज़्यादा मात्रा होगी और भौतिक अवस्था को बनाए रखेगा। अगले लेक्चर में हमको और काफ़ी बातें करनी है, तो आपको ये थोड़ा बेसिक लेक्चर समझ में आ गया होगा। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे समांगी मिश्रण क्या है और विलय विलायक कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। धन्यवाद।